नमस्कार दोस्तों। आपने पिछले टॉपिक में समझा था कि लमसम और एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होते हैं और कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई। 10 साल पहले आप 500 रुपए लेकर मार्केट जाते थे तो आपको थैला भर सामान मिल जाता था। आज वही 500 रुपए लेकर मार्केट जाएंगे तो आधा थैला भी सामान मुश्किल से मिलेगा। पैसा उतना ही है, बट फिर बदला क्या? तो दोस्तों, यहाँ पे जो बदला है वो चीजों की कीमतें, और इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। तो आज हम सिर्फ इस डेफिनेशन को नहीं समझेंगे, हम देखेंगे कि ये इन्फ्लेशन हमारे पैसों के साथ चुपचाप क्या कर रहा है। यहां आप देखेंगे कि 10 साल पहले इन चीजों को खरीदने के लिए करीब 165 रुपए लगते थे, और वही अगर आज की बात करें तो उन्हीं चीजों को खरीदने के लिए करीब 330 रुपए लगते हैं। चीजें वही हैं, मगर जो दाम है वो दुगने हो गए हैं। तो इन्फ्लेशन का मतलब सीधा है समय के साथ चीजों की कीमत बढ़ना। यहां आप देखेंगे कि एक नोटबुक की कीमत जो है 100 रुपए है, और वही अगर 1 साल बाद आप खरीदने जाएंगे तो अगर 6% इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई की दर 6% है, तो वो 106 रुपए की मिलेगी आपको। तो चीज वही है यहाँ पे, मगर महंगी होती जा रही है। लेकिन महंगाई का एक और साइड भी है। हमारे जो पैसे हैं उसके खरीदने की ताकत घटती जा रही है। मान लीजिए ये 100 रुपए हैं आपके पास, अगर आप उसको 1 साल तक अपने पास रखते हैं तो 1 साल बाद अगर उससे कोई चीज खरीदने जाएंगे तो आप उतनी नहीं खरीद पाएंगे जितनी उस 100 रुपए से आज खरीद पाते। तो दूसरा साइड है कि पैसे वही हैं, मगर ताकत घटती जा रही है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे दोनों चीजें अलग है। इसमें पहली चीज है चीजें महंगी होती हैं, और दूसरी चीज है आपके पैसों की ताकत घटती जाती है। तो दोस्तों, फर्दर डिटेल में समझते हैं उन्हीं दो चीजों को। तो कॉन्सेप्ट ए में देखेंगे कि अगर आज हमारे घर की मंथली ग्रोसरी 10,000 रुपए में आ रही है, तो 20 साल बाद उसी 10,000 रुपए की मंथली ग्रोसरी को खरीदने के लिए हमें 32,000 रुपए के करीब खर्च करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज की बात करें, कॉन्सेप्ट बी की, तो ये और ज्यादा जरूरी है समझना। अगर हम 10,000 रुपए आज कैश में रखें तो 20 साल बाद वो 10,000 रुपए की बाइंग पावर आज के हिसाब से सिर्फ 3,118 रुपए रह जाएगी। मतलब चीजें महंगी होकर 32,071 रुपए की हो जाएंगी, और हमारे पास जो 10,000 रुपए रखे हैं वो गिर के 3,118 रुपए रह जाएंगे। तो ये है इन्फ्लेशन का नुकसान। तो आपको मेरे कंपाउंडिंग वाला टॉपिक याद होगा, जहां मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि वो वेल्थ क्रिएशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो इन्फ्लेशन उसी कंपाउंडिंग की तरह हमारी परचेजिंग पावर घटाता है, और दोनों ही एक्सपोनेंशियल हैं, एक हमारे लिए और एक हमारे अगेंस्ट में। तो अब ये देखना है कि ये इन्फ्लेशन रियल लाइफ में क्या करता है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि फ्यूचर में हमारे ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मान लीजिए हम 100 रुपीज पर लीटर पेट्रोल आज खरीद रहे हैं, 20 साल बाद वही पेट्रोल 300 रुपए लीटर हो जाएगा, कि मतलब 3 गुना। आज बच्चों की ईयरली फीस 80,000 रुपए मान लीजिए, वही 20 साल बाद 2.5 लाख रुपए के करीब हो जाएगी। तो अगर हमने आज से ही प्लान नहीं किया तो बहुत मुश्किल होने वाली है। आज अगर किसी मेडिकल सर्जरी की कॉस्ट 2 लाख रुपए है, तो 20 साल बाद वही कॉस्ट 6 लाख रुपए से ऊपर पहुंच जानी है। और अगर आज हम सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमारी फैमिली की सर्वाइवल के लिए 50,000 पर मंथ बहुत है, तो 30 साल बाद वही लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हमें 2,80,000 रुपए पर मंथ चाहिए होंगे। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ फ्यूचर कॉस्ट ऑफ गुड्स है। चीजें महंगी हो रही हैं, और अगर हमारा पैसा इन्फ्लेशन से तेज नहीं बढ़ा तो हम पीछे रह जाएंगे। तो आगे हम समझेंगे कि हमारा जो एफडी और सेविंग अकाउंट का रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से कितना लड़ रहा है। 6% का इन्फ्लेशन रेट है,
अगर सेविंग बैंक में हमें 3.5% का रिटर्न मिल रहा है और अगर 6% से महंगाई बढ़ रही है, तो हमारा 2.25 से 2.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न है, क्योंकि बाइंग पावर इतने परसेंट से कम होती जा रही है हमारी। एफडी की बात करें तो यहाँ पे 7% का रिटर्न है, और अगर एनुअल बेसिस पे रियल रिटर्न की बात करें तो ये 1% के करीब है, क्योंकि 7% यहाँ बढ़ा तो 6% इन्फ्लेशन भी खा गया इसको, तो हमारे पास खाली 1% का रिटर्न बचेगा। वहीं इक्विटी या म्यूचुअल फंड की बात करें तो हिस्टोरिकल रेट 12% के करीब का है इसका। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें थोड़ा पॉजिटिव रिटर्न दिख रहा है, जो कि इन्फ्लेशन से आगे है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन तीनों को कंपेयर करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि खाली जो इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड है, वो एक बेटर इंस्ट्रूमेंट है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। और यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं कि जो आज के 10,000 रुपए है, उसकी बाइंग पावर ईयरली कितनी कम होती जाएगी। अगर आज हम 10,000 रुपए कैश अपने पास रखें और 6% का इन्फ्लेशन रेट रखें, तो 10,000 रुपए जो आज हम कैश में रखेंगे, तो वो 5 साल बाद आज के 7400 रुपए के बराबर रह जाएगी। और अगर 10 साल बाद की बात करूं तो वो करीब 45% कम हो जाएगी। वो रहेगा 10,000 रुपए ही, मगर उसकी कीमत आज के 5500 के बराबर रह जाएगी। हम खाली उतने के बराबर का ही सामान खरीद पाएंगे। 20 साल बाद अगर बात करें तो ये 3,118 रुपए रह जाएगी इसकी बाइंग पावर। और अगर 30 साल बाद की बात करें तो यहाँ देखेंगे 1,700 रुपए का ही सामान खरीद पाएंगे आप उस 10,000 रुपए से 30 साल बाद। तो आप देखेंगे पैसा वही है 10,000 रुपए, मगर बाइंग पावर जो है हर साल गिरती जा रही है नीचे की तरफ। और 30 साल बाद आप देखेंगे कि 83% से ज्यादा के करीब गिर चुकी है ये। तो दोस्तों याद रखिए, पैसा सिर्फ रखा नहीं जाना चाहिए, पैसा लगाया जाना चाहिए। रखने में भी यहाँ पे आप देखेंगे कि उसकी कॉस्ट खर्च हो रही है, और वो कॉस्ट है बाइंग पावर कम होना हर साल। यहाँ आप देखेंगे 3 बड़ी गलतियां जो हम इन्फ्लेशन से लड़ते वक्त करते हैं, और इन्हीं की वजह से पैसा कभी नहीं बढ़ पाता। यहाँ पे हम नॉमिनल रिटर्न देखते हैं, रियल रिटर्न नहीं देखते। यहाँ पे हम देखेंगे कि एफडी से हमें 7% मिल रहा है, मगर यहाँ पे ये कभी एनालाइज नहीं करेंगे कि 6% महंगाई खा रही है उसका, तो रियल रिटर्न खाली 1% के आसपास रह गया, ना कि 7%। तो ये पहली गलती है। दूसरी गलती होती है कि हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड गोल नहीं बनाते। हम फ्यूचर में गोल बनाते हैं कि 50 लाख रुपए हमें सेव करना है 20 साल में, बट कभी हम ये एनालाइज नहीं करते कि हमें इसमें से महंगाई का जो रेट है वो घटाने के बाद 50 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएट करनी है। तो हमें ये कैलकुलेशन करनी चाहिए। तीसरी गलती, इंडिया की मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली पैसे को सिर्फ रखती है सेविंग अकाउंट में, एफडी में, या किसी और प्रोटेक्टिव फंड में, जबकि इन्वेस्ट करने में वो लोग डरते हैं। तो यहाँ मैंने पीछे समझाया आपको कि कैश रखना भी फ्री नहीं है, उसकी भी कॉस्ट है, जो कि बाइंग पावर हर साल रिड्यूस होके आपको पे करनी पड़ रही है। तो मैं अभी आपको 4 स्टेप बताऊंगा जिनसे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे पहला जो स्टेप है, रियल रिटर्न कैलकुलेट करना। कि जैसे अभी बताया कि इन्फ्लेशन 6% है और एफडी पे रिटर्न 7% है, तो हमें रियल रिटर्न 1% मानना चाहिए, ना कि 7%। दूसरा, इन्फ्लेशन एडजस्टेड गोल बनाना चाहिए। अगर हमें 50 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएट करनी फ्यूचर में, तो हमें उसमें से पहले से ही इन्फ्लेशन का जो रेट है वो एडजस्ट करने के बाद हमें 50 लाख रुपए का टारगेट बनाना चाहिए। तीसरा स्टेप, इक्विटी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। यहां हमने देखा कि इन्फ्लेशन के बाद भी हमें कुछ पॉजिटिव रिटर्न बच रहा है, जो कि हमें इन्फ्लेशन को बीट करने में काफी सपोर्ट करेगा। और चौथा, इमरजेंसी फंड्स अलग से रखना, जो कि मैं हमेशा अपने हर टॉपिक में बोलता आया हूं, ताकि इसकी वजह से कभी भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बीच में बेचने की जरूरत ना पड़े। अगर इमरजेंसी फंड्स आपने सेफ रखा हुआ है, उसके बाद बेशक आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज आपने 2 चीजें सीखी जो कि इन्फ्लेशन से डायरेक्ट लिंक्ड है।
पहली कि चीजें महंगी होती हैं, दूसरी पैसों की बाइंग पावर घटती है। तो इन्फ्लेशन को बीट करना ऑप्शनल नहीं है, ये नेसेसरी है, मतलब जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि हम इसे आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पैसा कमाना अच्छा है और पैसा बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन पैसे की रियल वैल्यू को बचाना सबसे बड़ा कदम है। तो इसी के साथ आज के इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में कमिंग थर्सडे को, जिसका टॉपिक होगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। कौन सा फंड हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। Please note that investments in security markets are subject to market risks, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing. The information, charts, stocks, if any, referenced in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only, and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from an ISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided in this video.